जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? कल ख्वाजा आसफ साहब ने भी फरमा दिया कि फैज़ाबाद धरने के पीछे जो लोग थे वही उस धरने के ज़ामन हैं। तो ये एक नया कट्टा है जो ख्वाजा आसफ साहब ने खोल दिया। ख्वाजा आसफ साहब करना क्या चाहते हैं ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब का असल नैरेटिव है क्या, वो वापस आके फ़ौज के साथ लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, और अगर उनके नैरेटिव में कुछ तब्दीली आई है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम आपको फैज़ाबाद धरने के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। एक धरना हुआ था यहाँ पे फैज़ाबाद के अंदर, और उस धरने को जो लीड किया था वो टीएलपी ने किया था, और खादम हुसैन रिजवी मरहूम जो थे वो उस धरने को लेके यहाँ पे आए थे, और उसके बाद पूरा शहर मफलूज कर दिया गया। तो उसकी बैकग्राउंड ये थे कि उस वक्त की हुकूमत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और शायद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त एक कानून के अंदर तरमीम की गई थी, और वो तरमीम ये थी कि ये जो हल्फ लिया जाता है उसके अंदर ख़त्म नबूवत की एक शिक होती है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, और मेरा ख़त्म नबूवत के ऊपर मुकम्मल यकीन है, और मैं इसका हल्फ देता हूँ। तो वो उसमें से ये इबारत चेंज कर दी गई थी, और जब तब्दील कर दी गई तो सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने खड़े होकर इस चीज़ का जिक्र किया था कि ये देखें ये क्या कर दिया इन्होंने, और इन्होंने ख़त्म नबूवत की शिक उड़ा दी। जब ये खबर बाहर निकली तो उसके बाद यहाँ पे कुरान बरपा हो गया, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब के बाद शेख रशीद साहब ने इसका झंडा उठाया था। उन्होंने कहा देखें जी बड़ी ज़्यादती हो रही है, और ये लोग ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ हैं। बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं करते, बल्कि कुछ लोगों पे तो अहमदी और मरज़ई होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया था। जब ये खबर बाहर निकली तो टीएलपी ने इसको उठा लिया, और सबसे पहले उन्होंने लाहौर के अंदर धरना दिया। जब लाहौर के अंदर धरना दिया जा रहा था तो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त वज़ीर कानून थे। तो राना सनाउल्लाह साहब के मुज़ाकरात हुए टीएलपी की क़यादत के साथ, तो राना साहब ने कहा कि ये इशू तो सूबे का है ही नहीं, ये तो वफाक का इशू है। आपने अगर कोई एहतजाज करना है तो आपको इस्लामाबाद जाना चाहिए, लाहौर में या दाता दरबार के सामने एहतजाज करने का क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया टीएलपी को कि आप इस्लामाबाद चले जाएं, और वो यहाँ पे इस्लामाबाद आ गए, और यहाँ आके फैज़ाबाद को उन्होंने यरगमाल बना लिया। और उसके बाद ना रावलपिंडी से कोई ट्रैफिक इधर आ सकती थी, ना यहाँ से वहाँ जा सकती थी। एम्बेसीज़ का एरिया सारा बंद हो गया, पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम सा बर्पा हो गया। पूरी दुनिया की जो स्क्रीनें थी वो पाकिस्तान के बारे में अजीबो गरीब किस्म की खबरों से भरी हुई थी। सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर शायद कोई इंकलाब आ गया, और अब इस इंकलाब की वजह से पाकिस्तान चल नहीं सकता। तो एक बड़ा कोहराम बर्पा हुआ। उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे आज भी याद है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने पुलिस को ऑर्डर किया कि आप फौरी तौर पर जाएँ और इस चीज़ को समेटें, लेकिन पुलिस ने इस धरने को रोकने या इस धरने को उठाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रेंजर्स वगैरह से कहा गया, रेंजर्स ने भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की। तो फिर शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक इजलास बुलाया। उस इजलास में जनरल बाजवा साहब भी शामिल थे, और उस वक्त DGI-ISI भी शामिल थे। ये याद रखें कि उस वक्त जनरल फैज़ अमीर साहब DGI-ISI नहीं थे, जनरल फैज़ अमीर साहब DGC थे उस वक्त। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि देखें मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैंने तो अब मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर कानून को इम्प्लीमेंट करना है, या मैं पुलिस के ज़रिए करूँगा, या फिर रेंजर्स के ज़रिए करूँगा, या फिर अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए करूँगा। मेरे पास ना कोई वेपन है, ना कोई फोर्स है कि मैं उसे ले कर फैज़ाबाद चला जाऊँ और ये धरना ख़त्म करा दूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान की बदनामी बहुत आ रही है, तो आप फौरी तौर पे इस धरने को ख़त्म कराएँ। तो जनाब बाजवा साहब से उन्होंने कहा था कि ये अफवाज पाकिस्तान का काम है, तो अफवाज पाकिस्तान को अपनी ड्यूटी देनी चाहिए। बल्कि उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान को कॉल भी कर लिया था कि वो सारे मामले को समेटे, क्योंकि पुलिस पीछे हट गई थे। बहरहाल उस वक्त उन्होंने DGI-ISI से कहा था शायद खाकान अब्बासी साहब ने कि आप हमारी मदद करें और इस मसले को ख़त्म करें। और उस वक्त क्योंकि DGC जनरल फैज़ अमीर साहब थे, तो उनको ये कहा गया था कि आप सेटलमेंट करें। तो जनरल फैज़ अमीर साहब ने डायलॉग शुरू किए थे TLP की क़यादत के साथ। डायलॉग के बाद फिर एक एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट जो है उसकी कापी इस वक्त आपको नज़र आ रही है। ये उस वक्त बड़ा मुतनाज़ा एग्रीमेंट था। उसमें वज़ीर जो दाखिला थे एहसन इकबाल साहब, उन्होंने दस्तखत किए उसके ऊपर, और साथ उसके ऊपर फिर जनरल फैज़ अमीर साहब के दस्तखत भी थे। और जब जनरल फैज़ अमीर साहब के दस्तखत होने लगे तो एहसन इकबाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन करके कहा था कि मेरा ख्याल ये है कि किसी सरकारी अफसर के दस्तखत इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, जनरल फैज़ अमीर साहब से कहें कि वो दस्तखत ना करें इसके ऊपर।
फिर एहसन इकबाल साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा कि देखें मैं ज़ामन हूँ और अगर मेरे दस्तखत नहीं होंगे तो टीएलपी वाले इस मायदे को नहीं मानेंगे, लिहाजा हमारी मजबूरी है। तो उस वक्त मजबूर किया गया था, गवर्नमेंट को पुश किया गया था कि जनरल फैज़ हमीद साहब के दस्तखत उसके नीचे होने चाहिए। अब सवाल यह है कि जनरल बाजवा साहब ने ये कैसे मान लिया। तो उसकी वजह यह थी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जनरल बाजवा साहब ने सऊदी अरेबिया जाना था। दहरान उनका जो एक शहर है वहाँ पे उन्होंने वली अहद से मिलना था और साथ शाह के साथ भी उनकी मुलाकात थी और वहाँ से पाकिस्तान को इमदाद मांगनी थी। ये चाहते थे कि यहाँ से इस मैस को समेट के सऊदी अरेबिया पहुँचे, तो टाइम नहीं था सबके पास, तो फौरी तौर पे उस वक्त ये मुआहदा हो गया। फिर आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें रेंजर्स के जो डीजी थे वो पैसे तकसीम कर रहे थे और उसमें जो रेंजर्स के डीजी उनका ये कहना था कि जब हमने धरना ख़त्म करवा दिया तो हमारे पास क्योंकि टाइम कम था, तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कहा जी हमारे पास तो वापसी के लिए किराए के पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे जाएंगे। तो अब जो डीजी रेंजर्स है उनका ये कहना था कि मेरी अपनी जेब में 14,000 रुपये थे, तो मैंने फिर सबको 1,000 रुपये देना शुरू किया ताकि वो कम से कम अपने घरों तक तो पहुँच जाएँ। बहरहाल उस एग्रीमेंट के बाद जाहिद हामिद साहब जो वज़ीर कानून थे उनको फारिग कर दिया गया और रात बल्कि लेट नाइट उनको घर से उठा के उनसे दस्तखत करवाए गए थे इस्तीफ़े पे और उनसे कहा था जी मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ। और उसके बाद जो दूसरी जो मिनिस्टर अनूशा रहमान थे उनके बारे में टीएलपी की तरफ से बहुत ज़ोर दिया जा रहा था, लेकिन अनूशा रहमान का इस्तीफ़ा नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांग रहे थे टीएलपी के लोग। और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा तो नहीं हो सकता, तो कुछ और लोगों के इस्तीफ़े भी मांगे जा रहे थे जो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनको मना किया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी उस वक्त ये नैरेटिव था और आज दोबारा नैरेटिव ये है कि इस सारे धरने के पीछे जनरल फैज़ हमीद साहब थे और वह गवर्नमेंट को मज़ीद कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो चुका था, मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी थी और उसके बाद अब वो चाहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी कमज़ोर हो जाए कि 2018 के इलेक्शन में वो इमरान खान का मुकाबला न कर सके। अब ये नैरेटिव दोबारा उभर रहा है। एहसन इकबाल साहब ने बड़ी डिटेल के साथ 2 प्रोग्राम में, एक में मेरा प्रोग्राम था, दूसरा हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था, उसमें सारी चीज़ उन्होंने बताई। बल्कि जो हमारा प्रोग्राम था उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो धरना था ये बेसिकली उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को 2017 में सज़ा दी गई थी। और इन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा था कि ये सब कुछ जो है उसी तरह डिज़ाइन हुआ, लेकिन उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं लिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ज़मानत दी थी वही उस धरने के पीछे थे, गोया कि जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जा रहा है। तो एहसन इकबाल साहब की तरफ से ये कह देना, फिर उससे पहले शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये कह देना, फिर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये कह देना, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है, नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि जो हमारा फ़ैसला था 2019 का फ़ैसला उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अब ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मुझे यूँ महसूस होता है कि सारे मामले में जनरल फैज़ हमीद साहब फंस जाएंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना नैरेटिव चेंज किया है, लेकिन इसके बावजूद ये शिकंजा जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर कसता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला इंप्लीमेंट करवाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वजारत दिफा ने उस मामले में कह दिया कि हमें 1 महीना दें, हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर ये नज़ला गिरने वाला है। और दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आ रहा है, एहसन इकबाल साहब का बयान भी आ रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे यूँ महसूस होता है कि ये जो फैज़ाबाद का धरना था इसकी घंटी बहरहाल फैज़ हमीद साहब के गले बन जाएगी। अब फैज़ हमीद साहब के पास ऑप्शंस क्या है? उनके पास 2 ऑप्शंस है। वो ये कहेंगे जी मैं तो डीजीसी था, मैं डीजी आईएसआई नहीं था, मुझे तो डीजी आईएसआई ने कहा था कि आप ये काम करो, या फिर मैं चेन ऑफ कमांड का पाबंद हूँ और मुझे जनरल बाजवा साहब ने कहा कि ये करें। अब सवाल ये है कि अगर वो ये कह देते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और अगर वो नहीं कहते, चुप करके अपनी गलती मान लेते हैं और सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहते हैं तो एक सूरत हाल होगी। लेकिन आने वाले दिनों में जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कि 18 सितंबर को उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मुल्क के हालात, उसमें जनरल बाजवा साहब शामिल हैं, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब शामिल हैं, उसके अंदर 4 जजेस शामिल हैं, उसमें जनरल जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का उन्होंने नाम भी लिया था। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए और उन्होंने अपने बड़े भाई को बिल आखिर राज़ी कर लिया। और 2 दिन पहले मुर्तज़ा अली शाह जो हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं लंदन के अंदर, उन्होंने इसहाक डार साहब का इंटरव्यू किया। इसहाक डार साहब ने कहा है
कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अब इंतकाम नहीं लेना चाहते, वो पुराने चैप्टर्स को क्लोज करके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब इस सारे मामले से पीछे हट चुके हैं। अब वो जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लेंगे, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं लेंगे और उसके बाद सिर्फ वो डेवलपमेंट की बात करेंगे। लेकिन इशू ये है कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो क्या सिर्फ डेवलपमेंट की बुनियाद पे वो अपना मुकदमा लड़ पाएंगे और सिर्फ डेवलपमेंट की बुनियाद पे वोट हासिल कर सकेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि बेइंतहा गलतियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुई, लेकिन ये जो यू टर्न है इसका नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। उसकी वजह यह है कि या तो मियां नवाज शरीफ साहब को इनिशिएटिव लेना नहीं चाहिए था, और अगर उन्होंने ले लिया था तो फिर अपने बयानिए पर उन्हें स्टैंड करना चाहिए था। अब अगर वो अपने बयानिए पर स्टैंड नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को दबाया गया और वो दब गए। अब सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो दबने वाले नहीं हैं, तो वो क्यों दब रहे हैं? उसकी वजह यह है कि 2019 में भी जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी तो उसकी वजह उनकी एक मजबूरी थी, और वो मजबूरी ये थी कि उस वक्त मरीम नवाज साहबा पाकिस्तान के अंदर आलमोस्ट यरगमाल थी और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि अगर मैंने वोट ना दिया तो फिर इनके खिलाफ दोबारा केस बनेंगे या इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और ये मुल्क से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी की वजह से डील करने पर मजबूर हुए थे, और इस बार वो इसहाक डार साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब की वजह से मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस बार मैंने बात ना माने और मैं अपने बयानिए पर खड़ा रहा तो हमारी गवर्नमेंट अगली नहीं बन सकेगी। जब हमारी अगली गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी तो इसहाक डार साहब के केस खुले हुए हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब के केस खुले हुए हैं, इनकी फैमिली के सारे केस खुले हुए हैं, तो इन केसेस में नैब दोबारा सबको गिरफ्तार कर लेगी। और दूसरा ये है कि मेरा जो नैरेटिव है वो इमरान खान का नैरेटिव है। तो अब जब इस्टेब्लिशमेंट को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो इमरान खान को सपोर्ट करे या मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करे, तो मेरी सपोर्ट के बजाय वो फिर इमरान खान की तरफ चले जाएंगे, जिसका मुझे नुकसान होगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब की ये मजबूरी है जिसकी वजह से उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज किया है। तो अब नैरेटिव मियां नवाज शरीफ साहब का ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखें, और अगर इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त दे तो जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम ले लिया जाए, वरना जनरल फैज़ हमीद साहब का चैप्टर भी क्लोज़ करके चुप करके इलेक्शन लड़े जाएं और अगली गवर्नमेंट बनाई जाए। अब सवाल ये है कि क्या आवाम इस नैरेटिव को कबूल कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस नैरेटिव को कबूल किया जाएगा, और मियां नवाज शरीफ साहब को बहरहाल इतने बड़े बड़े यू टर्न्स का नुकसान होगा।